हेलो बेटा, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। जहाँ तक लेक्चर हमारे जो है 10 हो गए हैं और आज 11वां लेक्चर है। केस 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और चौथा केस हम लोग आज देखते हैं। चौथे केस में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक इंक्लाइन प्लेन पर होना चाहिए। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन पर जब बात करेंगे तो हमारे पास दो सिचुएशन बन के आती है कि इंक्लाइन प्लेन ये है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ से अगर बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो फिर क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज में, और ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो फिर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब बात आती है कि जब हम इधर से उधर के लिए फेंकते हैं और उधर से इधर के लिए फेंकते हैं तो हमारे लिए रेंज में और जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट और हमारी मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करें इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। सभी पैरामीटर में नहीं, हो सकता है एक में मिले आपको। लेकिन अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करें केस 1 का, तो आप चाहे इधर से इधर फेंके चाहे उधर से उधर फेंके तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, हम बात करने वाले हैं केस नंबर 4 के लिए और इसमें बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। हम लोग इंक्लाइन प्लेन में बात कर रहे हैं कि क्या कहानी हमारी होगी। इसमें केस हम पहला ए देख लेते हैं कि केस ए हमारे पास क्या होगा। केस 4 में केस ए देखिए, मैंने बोला कि यहां पर हमारे पास ये अल्फा एंगल सबटेन कर रहा है। इसको मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस, यहां पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस बनाई जो कि वाई एक्सिस है। यहां पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि यू स्पीड से और यहां से एंगल थीटा है। हम जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इस तरीके का हमारे पास ट्रैक होगा। कहानी ये आती है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे या ऐसे केसेस के लिए क्या सोचना होगा। अभी भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम फिर से उन्हीं इक्वेशंस पे जाएंगे जो हमारे लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस बनी हुई हैं। उनको अभी भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही सॉल्व करेंगे। सिर्फ बात ये आती है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कुछ देखने को मिलेगा। तो वो क्या होगा, वो सारे पैरामीटर्स पर हम बात कर लेते हैं। ग्रेविटी अभी भी हमारी डाउनवर्ड होगी क्योंकि हम इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो सरफेस है वो तो वही है, अर्थ का मेन सरफेस तो यही है। इस पर हम इस तरीके से कुछ हाइट की कोई स्लोप बना लिए। जैसे समझिए कि हम लोग नॉर्मल रोड पे जा रहे थे और एक ब्रिज आया, तो ब्रिज के लिए हम लोग चढ़ाई ऐसे करते हैं और उसी चढ़ाई पर हम लोग इस तरीके के बॉल को फेंक दिए। तो ब्रिज की हाइट ऐसे जरूर है, लेकिन अर्थ का सरफेस तो नीचे वैसे ही रहेगा ना, हॉरिजॉन्टली। तो वही बात कर रहे हैं, अर्थ तो ऐसे ही है तो इसके परपेंडिकुलर ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो यही डायरेक्शन को हम नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास जी ऐसे लगेगा, ठीक है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास ये बनेगा, ये हमारे पास 90 हो गया। तो अगर ये एंगल देखा जाए तो अल्फा होगा। यहां पर इसका कंपोनेंट क्या लिखोगे, लिखोगे जी कॉस अल्फा, यहां की तरफ जी साइन अल्फा लिखोगे। अच्छा, यहां से इसका कंपोनेंट करिए तो ये बनेगा यू एक्स और इधर बनेगा यू वाई। फिर से हम लोगों ने देखा तो हमारे पास क्या क्या बन के आया। तो यू एक्स की वैल्यू अभी भी हमारे पास वही है कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है तो बोलेंगे यू साइन थीटा। इसी तरीके से ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो पॉजिटिव इधर है और ये नेगेटिव की तरफ है तो आप लिखोगे माइनस का जी साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से ए वाई क्या लिखोगे तो माइनस का जी कॉस अल्फा। फाइनली हमारे पास ये चीजें आ गई। पहले हमारे पास ए वाई आता था माइनस का जी, तो अब यहां पर हमने क्या देखा, माइनस जी की जगह पर देखा है माइनस का जी कॉस अल्फा। मुझे जो लगता है कि जहां पर ग्रेविटी की बात आएगी तो वहां पर जी की वैल्यू जी की जगह पर जी कॉस अल्फा होना चाहिए, ऐसा हमको देखने में लग रहा है। और वहां पर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन था ही नहीं। तो फाइनली अब हम बात करेंगे 3 चीजों के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम बात करते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम बात करेंगे तो इसे हम कैपिटल टी लिख सकते हैं। क्या बनेगा हमारे लिए, तो इसे ऊपर कर लेते हैं। हम इक्वेशन सेकंड यूज करते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसको वाई में मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है
और रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं। अभी भी यही सेम करने वाले हैं। तो यहां से क्या होगा, आप बताओ कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ही रखा है और एक्स पे ही हिट किया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलोगे सर 0। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे आप u साइन थीटा, यू बाई कितना दिया, u साइन थीटा इंटू का t माइनस का हाफ, और a बाई की वैल्यू कितनी हो गई g कॉस अल्फा और इंटू का टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहां पर t कॉमन ले लीजिए, हमारे पास हो जाएगा u साइन थीटा माइनस का हाफ g और कॉस अल्फा और इंटू का t। देखिए हम अगर बात करें तो हमारे पास t की वैल्यू 2 आई, एक t की वैल्यू 0 है और एक t की वैल्यू हमारे पास जो देखने को मिलेगी, या t1 कह दो या t2 कह दो, दो हम लोग इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन में दो वैल्यू आई t की, एक t1 और एक t2। तो t2 की वैल्यू कितनी है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 2u साइन थीटा अपॉन का g कॉस अल्फा। लो, हमने आपको पहले भी बता दिया था, जब यहां लिखा था तो मैंने बता दिया था कि जहां पर हमारा नॉर्मल केस में g आता था, अब g की जगह पर g cos अल्फा होना चाहिए, और अभी भी वही आया। नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता था, तो नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u sin थीटा अपॉन का g। यहां पर हमारे पास ये आ गया। इसको अगर हम बात करें तो इसी को कैपिटल T मान रहे हैं, T2 को ही कैपिटल T माना है, लिखा है 2u sin थीटा अपॉन का g cos अल्फा। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये है क्या, तो लिख सकते हैं 2u बाई अपॉन ए वाई। देखिए ए वाई की वैल्यू हमारे पास, ये ए वाई कंपोनेंट और यू वाई, देखा जाए तो अभी भी हमने मोशन एंटी ग्रेविटी की तरीके से ही केस को कंसिडर किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये केस आ गया। और आगे देखते हैं, थोड़ा सा बेटा ना, ठीक। और देखिए अगर हम यहां से बात करें, मैक्सिमम हाइट के लिए बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम लोग क्या करना चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए हमें बात करनी चाहिए कि जहां पर ये बॉल यहां पहुंचती है तो ये मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। अब इस चीज को हम यहां पर कैपिटल एच कह सकते हैं, और हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आप इसको 0 कह सकते हो। यहां पर हमारे पास vx होती है और vx कितनी होगी वो भी हम जानते हैं। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए मैक्सिमम हाइट यहां से हमारे पास कितना बनेगा, तो हम लिखेंगे वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस का 2ay और sy। बताओ यू वाई कितना दिया, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ay की वैल्यू कितनी दी है, g cos अल्फा, और यहां से आप इसे h लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे क्योंकि ऊपर की तरफ गया है, ये 0 हो जाएगा। मैंने दिखाया आपको, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहे हैं और हाइट हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट में ही आती है। तो यहां से h की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g cos अल्फा। अभी भी हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये क्या बन गया, वही पुराना फॉर्मूला है जो हमने केस 1 में देखा था। अब g की जगह पर g cos अल्फा एक एडिशनल टर्म आ गया हमारे लिए। यहां पर h को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे यू बाई का स्क्वायर अपॉन 2a बाई ये आएगा। और पीछे भी याद करिए मोशन एंड ग्रेविटी में क्या लिखा था हमने कि h जो होता है वो हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो 2g की जगह पर मैंने ay लिखा है क्योंकि ay ही हमारे पास ये टर्म लिखा है, ये वाला। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये बात आ गई। तो यहां पर हमारे पास देखा जाए तो बहुत ज्यादा चेंज इसमें नहीं दिख रहा है, टाइम फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट मिलता जुलता फॉर्मूला है जैसे कि पहले की जैसे है। एक नीचे फैक्टर हमारा चेंज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि g की जगह पर g इफेक्टिव टर्म हम लिख सकते हैं, या तो ay लिख सकते हैं, है ना, g इफेक्टिव या ay टर्म लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें रेंज के लिए। तो रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, देखो अगर हम रेंज कैलकुलेट करते हैं तो रेंज हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन यूज की जाती है, वो भी उसमें सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, वो भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। तो भैया हम यहां से क्या लिखने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखो, u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, u sin थीटा अपॉन का g cos अल्फा, और यहां से आपके पास हो जाएगा माइनस का हाफ ax कितना है, तो बोलेंगे g sin अल्फा। ax कितना आया था, माइनस का g sin अल्फा, तो मैंने माइनस लगा दिया, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2u sin
थीटा अपॉन का जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। बेसिकली देखा जाए तो ये क्या लिखा है, आपके पास लिखा है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का जी कॉस अल्फा, और यहां पर कितना लिखा है, तो यहां पर हमारे पास लिखा है, यहां से एक जी तो खत्म हो जाएगा, एक जी से एक जी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा 4, ऐसा लिखते हैं 4 बन गया, यू स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, साइन अल्फा बन गया, और अपॉन का एक जी से जी कट गया, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 और ये बन जाएगा जी और कॉस स्क्वायर अल्फा, एक यहां से भी कट गया, ये 2 बचा। तो देखिए भैया यहां से क्या बनेगा, हम एक काम करते हैं कि यहां से 2u स्क्वायर अपॉन का जी कॉस अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां से बन जाएगा हमारे पास एक साइन थीटा भी कॉमन ले लेते हैं, ये साइन थीटा भी आ गया, हमारे पास कितना बनेगा, तो यहां से बनेगा कॉस थीटा माइनस का इधर बन जाएगा आपके पास साइन थीटा साइन अल्फा, और नीचे बन जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। देखिए तो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन का जी कॉस अल्फा, यहां पर हमारे पास एलसीएम होगा कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई यहां करो तो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस का साइन थीटा और साइन अल्फा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास ये रेंज कितनी आ गई, तो रेंज हमारे पास आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा, और ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये देखा जाए तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या लिखेगा, कॉस हमारे पास लिखा है कॉस थीटा प्लस का अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। हालांकि बेटा ध्यान रखना कि रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला आपको याद ही करना है, आप इसका फॉर्मूला याद ना भी करेंगे तो भी हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, और रेंज में हमें निकालने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन हमें यूज करनी है रेंज में, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट आप वैसे भी जानते हो, और ये कंपोनेंट हमारे पास यू कॉस थीटा हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि वही आ रहा है। आप अगर इतना पता करना है तो फिर आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, किताबों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, इसलिए मैंने आपका ये रिजल्ट निकलवा दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे देखते हैं तो सोचते हैं ये रिजल्ट आया कैसे है, तो एक बार मैंने बता दिया, हालांकि इसका बहुत ज्यादा कोई यूज है नहीं, ठीक है। आप यहां से भी इसका अगर कैलकुलेशन करना है तो इजीली निकाल पाओगे, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक बात आती है कि हमारे लिए मैक्सिमम रेंज क्या निकल के आएगी, तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप जानते हो फॉर आर मैक्स हम क्या कर सकते हैं, आर मैक्स निकालने के लिए हमको रेंज का स्लोप फाइंड करना है, और वो हमारे पास क्या है, 0 होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन यही होती है कि हमारा स्लोप 0 होना चाहिए। तो मैंने देखा कि हमारे पास हमें रेंज कैलकुलेट करनी है और वो भी मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर एक बात आती है कि सर अल्फा और थीटा में वेरिएबल कौन है, तो आप खुद जानते हो कि हम किसी भी इंक्लाइन प्लेन का एंगल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो जिस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके एंगल को हम चेंज कर सकते हैं, तो उस एंगल की टर्म में हमने इसे कैलकुलेट किया। अब भैया यहां से होगा क्या, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसकी क्या निकल के आएगी, तो ध्यान रखना है इस बात को कि अगर हमको इस कंडीशन पर अगर अल्फा फाइंड करना है तो यहां से एक कंडीशन निकल के आती है हमारे पास, वो क्या आने वाली है, तो ये आने वाली है कि हमारे पास 2 थीटा प्लस का अल्फा का जो वैल्यू है वो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। खैर हालांकि उसका रिजल्ट का भी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक फाइनली आपका रिजल्ट बता देते हैं कि आर मैक्स हमारे पास जो होने वाला है वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g और ब्रैकेट में 1 प्लस रेंज मैक्सिमम होनी है इधर के लिए, तो आएगा प्लस साइन थीटा। इस पर्टिकुलर केस के लिए आर मैक्स हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। हालांकि फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेंज कैलकुलेट मैक्सिमम करने के लिए फिर से एक बात आती है कि कंडीशन आपको स्टार्टिंग में जो भी है वो गिवन होगी, और उसके हिसाब से हम उस फॉर्मूले का फिर से यूज कर लेंगे, आपको यहां पर भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैक्सिमम रेंज के लिए एक फायदा है कि फॉर्मूला बहुत बड़ा है नहीं, बेसिक सा फॉर्मूला है, तो आप इसे याद कर सकते हो
और अगर आपको प्रोजेक्टेड एंगल दिया जाए थीटा, तो आप उसके टर्म में इस वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो भैया और आगे देखिए। देखो यहां पर अगर हम बात करें, हमारे पास रेंज कैलकुलेट करना आ गया, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गई। इसमें कुछ चीजें और निकालने की बात आती है, जैसे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के बारे में बात करें, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसके। हमारे पास ये एक्स एक्सिस, खैर हम वेज ले रहे हैं तो खैर ये हटा दीजिए। इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे तो वो भी देख लीजिए। हमारे पास ये अल्फा है, ये वाई, ये एक्स, और पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। जरा गौर करिए कि अगर हम ग्राउंड से देखें तो ये एक खुद में एक पैराबोला जैसे कंडीशन यहां पर सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो ये इस तरीके से, अगर मान लो कि मैं इसे ग्राउंड से देखते हैं तो ग्राउंड से एंगल हमारे पास कितना है, थीटा प्लस अल्फा, और ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा केस बन की तरीके से दिख रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि किस जगह पर हिट कर रहा है, तो कुछ कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं इसके, जैसे कि हमने लिखा x1, y1। ठीक है, तो हमारे पास ये जहां पर ये हिट कर रहा है इस वाले प्लेन पर, तो मैं लिख सकता हूं x1, y1। आप ये भी कह सकते हो कि जहां पर ये हिट कर रहा है वो इसका एक रेंज ही बना, भाई जो हिट कर रहा है वो इसका क्या बन गया, रेंज बन गया। कुछ बातें और ध्यान से देखिए, समझिए। अगर मैं यहां पर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फाइंड करता हूं, फाइंड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो भैया यहां से हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अब बताओ ग्राउंड से थीटा एंगल कितना आ गया, तो आगे आपके पास थीटा प्लस का अल्फा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहां पर एक्सिस अब हमारे लिए ये नहीं होनी चाहिए। एक्सिस अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक नई एक्सिस ले सकते हो आप एक्स डैश, और ये वाली एक्सिस आप ले सकते हो वाई डैश, क्योंकि आप इसके टर्म में लिख रहे हो ना भाई। हमारे लिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो यहां पर ये एक्स डैश कर दीजिए इसका स्क्वायर, यहां पर भी एक्स डैश और यहां पर भी वाई डैश, और नीचे 2u स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का अल्फा। बेसिकली हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो इसके टर्म में लिखेंगे। क्लियर है, क्योंकि हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर लिए, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, और उससे जो हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो थीटा प्लस अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। फिर एक और बात आती है कि अगर मुझे इसी वाली एक्सिस के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, एक स्लोप है भाई। अगर हम यहाँ पर देखें ये वाली लाइन देखिए, इस लाइन को, तो ये हमारे पास वाई डैश है और ये एक्स डैश है, और यहाँ से एक स्लोप यहाँ पर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो कैसे इक्वेशन लिखोगे, तो आप लिखते हो यहाँ से, हम जानते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, और एक इक्वेशन सेकंड अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो वाई डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन अल्फा इनटू का एक्स डैश। भाई इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो गया 10 अल्फा। ये लाइन जो हमारे पास यहाँ से जा रही है इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा स्लोप हो जाएगा 10 अल्फा। तो एक इक्वेशन हमारे लिए ये बन गई। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेंज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आर की वैल्यू जो है वो अंडर रूट में एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, डैश मैंने लिया या क्या लिया, डैश सॉरी वन नहीं डैश है, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास रेंज आ गई, ये है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास इसमें रेंज हम ऐसे भी देख सकते हैं कि रेंज हमारे पास इसके ये बराबर हो गई। इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो क्या क्या हो सकती है जरा ध्यान से सुनिए। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप कोई पूछे कि बताओ कि हायर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपको मैंने बता दिया कि वो तो जीरो ही होनी है, अभी तो केस लिया था मैक्सिमम हाइट तभी निकाली थी, बट क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही होगी, तो हम चलो सोचते, देखिए ध्यान से देखो। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, देखिए Vx लिखना है तो Ux प्लस का Ax इंटू टी करना है आपको। Ux कितना होता है तो आप जानते हैं U cos थीटा होता है। Ax की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे G sin अल्फा है। T की वैल्यू कितनी है तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगता है तो पूरा का टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे 2u sin थीटा अपॉन का G cos अल्फा है, तो उसका आधा कर दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा u sin थीटा अपॉन का G cos अल्फा। हमारे पास इतना समय लगेगा यहाँ पर, आप चाहो तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो G से G कट गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास बन जाएगा u cos थीटा cos अल्फा, u भी कॉमन ले लेते हैं इसमें, और माइनस का sin अल्फा sin थीटा, और अपॉन का नीचे हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास Vx की वैल्यू हो गई u और ये बन जाएगा cos थीटा प्लस का अल्फा अपॉन का cos अल्फा। बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट पर जब हम वेलोसिटी देखेंगे तो हमारे पास एक नई वेलोसिटी आ गई, वो वेलोसिटी ये है। अब ध्यान रखना बेटा कि हम लोग जैसे हम केस 1 में देख रहे थे या केस 2 में देखे थे तो उसमें हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी हुआ करती थी वो हमारे पास सेम हुआ करती थी स्टार्टिंग की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तब एक्सेलरेशन नहीं था। बट केस 3 में भी हमने देखा था कि कई केसेस में हमने देखा, केस 3 के अंदर जो केसेस देखे थे उसमें कई जगह पर हमने देखा कि उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, इसलिए उनकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर भी सेम नहीं हुआ करती थी। सेम यहाँ पर केस 4 में भी है कि इंक्लाइन प्लेन पर भी हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला दोनों एक्सेलरेशन हमेशा मिलेंगे, इसलिए वेलोसिटी आपकी किसी भी पॉइंट पर सेम नहीं मिलने वाली है। तो यहां पर भी हमने देख लिया कि हमारे पास वेलोसिटी इस तरीके से देखने को मिली है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालना चाहो तो वहां का टाइम पता होगा तो हम वहां की वेलोसिटी भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। केस 1 में तुम्हें याद होगा, अगर टाइम दिया हो तो अगर टाइम दिया है तो आप यही इक्वेशन करो। जैसे अगर हमें यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, मान लो कि हॉरिजॉन्टल में Vx डैश में मान रहा हूँ, यहाँ की वेलोसिटी हमें चाहिए, तो क्या करोगे, Vx डैश लिखिए, u cos थीटा आपका स्टार्टिंग का हो गया, ये वाला कंपोनेंट भी आपका u sin अल्फा जो है वो सेम रहेगा, ये वैल्यू तुम्हारी चेंज हो जाएगी क्योंकि टाइम आप जानते हो हर एक इंस्टेंट पर चेंज होगा, तो यहाँ का टाइम वैल्यू रख दोगे तो आप इस जगह की वेलोसिटी Vx डैश भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे इसका केस ए है वैसे केस इसका बी भी होगा, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए हम बता देते हैं आपको। देखिए हमारे पास केस, अगर हम इसका केस भी देखिए, हमारे पास एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है थीटा एंगल पर, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, यहाँ पर शायद मैंने अल्फा माना था ना, ये अल्फा है। तो अभी भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रेंज में चेंज आएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही होने वाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हाइट क्या होगी और रेंज क्या आएगी, तो भैया हम यहाँ से क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालेंगे देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2u sin थीटा अपॉन का g cos अल्फा, कोई चेंज नहीं। हाइट कितनी होगी तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g cos अल्फा आएगा। और रेंज हमने जो देखा था एस एक्स इज इक्वल टू, वहां पर नेगेटिव था लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्स एक्सिस है, और यहीं पर एक्सेलरेशन भी हमारे पास इधर आएगा, वो आएगा जी साइन अल्फा। तो ये इसको क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, वेलोसिटी ऐड करेगा। तो भैया क्या लिखने वाले हो, हमारे पास जो यहां से बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास ux इंटू का ux टी प्लस का हाफ ax टी स्क्वायर। तो u कितना हमारे पास दिया है, u हमारे पास u cos थीटा हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन का g cos अल्फा, और यहां पर प्लस हो जाएगा हाफ, और g की वैल्यू a की वैल्यू ax की वैल्यू g साइन अल्फा, और इनटू यहां पर कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा का होल स्क्वायर। सब कुछ वैसे ही है,
फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारे पास जहां पर हमने प्लस लिखा था वो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जो हमने फाइनल रिजल्ट लिखा था ना रेंज का, उसमें क्या जाना है, सिर्फ हमारे पास एक एडिशनल टर्म जो बन जाएगा हमारे पास, वहां पर था थीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास थीटा माइनस का अल्फा। बस इतना ही है, बाकी सेम एक्सप्रेशन रहने वाली है। रेंज मैक्सिमम कितनी लिखी थी हमने, रेंज लिखी थी हमने यू स्क्वायर अपॉन का 2g ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा लिखा था ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस बाकी कोई अंतर नहीं होगा। शायद इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, आर मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन का g और 1 माइनस साइन अल्फा, ये आना है। पीछे वाले में जहां तक था यहाँ पर प्लस था, बाकी सब कुछ सेम है। पीछे वाले रिजल्ट में क्या लिखा था, यू स्क्वायर अपॉन का g और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, प्लस का लिखा था, प्लस का 1 प्लस साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ की रेंज ज्यादा होगी एज ए कंपेयर टू पहले वाले, तो ये आर मैक्स हो गया। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए फाइनली हम बात जो कर रहे हैं वो बेसिक रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं, और फिर हम क्वेश्चन इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, वो हम देखते हैं। ठीक बेटा, अभी के लिए इतना ही, ओके।